हेलो एवरीवन। रोज़ेंसबर्ग पीएफ स्टडी के जानने की कड़ी में आज हम उसके स्कोरिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़ेंसबर्ग पीएफ स्टडी से जो प्राप्त अनुक्रियाएं होती हैं उनका हम किस तरीके से स्कोर करेंगे और उनकी कैसे एनकोडिंग करेंगे। चलिए जानते हैं कि इसकी स्कोरिंग किस तरह से की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उन जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में जिस पर कि ये पीएफ स्टडी आधारित है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो अचेत रूप से कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने आप को एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी के रूप में आइडेंटिफाई करता है। हर प्रत्येक सिचुएशन में जिस सिचुएशन को भी वो देखता है तो उसमें जो भी फ्रस्ट्रेटेड आदमी की जगह है जहाँ पे खाली बॉक्सेस बने हुए हैं वो वहाँ स्वयं को आइडेंटिफाई करता है और जो भी रिप्लाई देता है उस सिचुएशन में, जो भी उसका उत्तर उस होता है उस सिचुएशन के लिए, वो उसके अपने खुद के बायसेस से संबंधित होता है। फिर बाद में ही वही बायसेस जो हैं वो स्कोर के रूप में असाइन किए जाते हैं और इनको प्रायः दो प्रकार के रिस्पॉन्सेज में इनको कन्वर्ट किया जाता है। पहला होता है जिसमें हम देखते हैं कि आक्रामकता की दिशा क्या है और दूसरा ये कि आक्रामकता का प्रकार क्या है। आक्रामकता की दिशा के अंतर्गत हम तीन आयाम देखते हैं, तीन विमाएँ होती हैं इसकी। पहला जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा अग्रेशन, इसको हम एब्रिविएशन EA के माध्यम से जानते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रोग्रेशन, जिसको हम IA के माध्यम से जानते हैं। और तीसरा होता है इमिग्रेशन यानी कि MA के माध्यम से जानते हैं। EA पर यह है कि इसके अंतर्गत जो अग्रेशन है वो एनवायरनमेंट की तरफ दिखाया जाता है। IA का अर्थ होता है कि इसमें अग्रेशन व्यक्ति के स्वयं के ऊपर होता है और MA का अर्थ ये है कि इसमें अग्रेशन जो है वो किसी प्रकार के फ्रस्ट्रेशन को ढकने के लिए, ढांपने के लिए काम में लाया जाता है। दिशा के बाद अब हम अग्रेशन के प्रकार के बारे में जानेंगे, जिसमें फिर तीन होते हैं उसके प्रकार। इसमें ऑब्स्टेकल डोमिनेंस जिसको हम OD से दिखाते हैं। दूसरा जो है वो उसको हम बोलते हैं ईगो डिफेंस जिसको EO के माध्यम से दर्शाते हैं। और तीसरा है जिसको हम बोलते हैं नीड परसिस्टेंस या NP के माध्यम से दर्शाते हैं। OD में जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो फ्रस्ट्रेटिंग रिस्पॉन्सेज होते हैं, उनके लिए जो भी रिस्पॉन्सेज हैं उससे उत्पन्न जो भी फ्रस्ट्रेशन है उसके लिए वो एक बैरियर का काम करता है। ED का मतलब है आप सब्जेक्ट में ईगो जो है वो प्रीडोमिनेट रहता है, वो ईगो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है उसमें। और NP का अर्थ है कि जो भी सल्यूशन है उस फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम का उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर तीन टाइप ऑफ एग्रेशन और तीन डायरेक्शन ऑफ अग्रेशन को मिला करके हम जो स्कोरिंग के जो पॉसिबल डायमेंशंस हो सकते हैं वो कुल 9 होते हैं। इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम इस तरीके से इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं कि जैसा आप देख रहे हैं इस टेबल में ऊपर एक साइड डायरेक्शन लिखा है और दूसरा टाइप्स लिखा हुआ है। तो इसमें डायरेक्शन जो है वो एक्स्ट्रा अग्रेशन, इंट्राग्रेशन और इमिग्रेशन है और टाइप्स जो है वो ऑब्स्टेकल डोमिनेंस, ईगो डिफेंस और नीड परसिस्टेंस। इससे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो देखिए, EA OD, EA ED, EA NP, IA OD, IA ED, IA NP, MA OD, MA ED, MA NP। तो ये कुल मिलाकर 9 बनते हैं। एब्रिविएशंस के बारे में मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को बता ही दिया है, तो जाहिर है कि अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये EA OD और IA MA NP ED ये सब हैं क्या। जो भी रिस्पॉन्सेस प्राप्त हो रहे हैं उन रिस्पॉन्सेस की कोडिंग हम किस तरीके से करते हैं स्कोर करने के लिए, अब उसको जान लेते हैं। तो जब एक्स्ट्रा अग्रेसिव, इंट्रोग्रेसिव या इमिग्रेसिव की स्कोरिंग की जाती है कि वो इस प्रकार का स्टेटमेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम कैपिटल E, I या M लिखते हैं। अगर वो जो भी एक रिस्पॉन्स है वो अगर ऑब्स्टेकल डोमिनेंस से संबंधित है, इन तीनों ही दशाओं के ऑब्स्टेकल डोमिनेंस से संबंधित है,
तो हम एपोस्ट्रोफी का जो ऊपर का जो कॉमा होता है, एपोस्ट्रोफी बोलते हैं उसको लगाते हैं। अगर ईगो डिफेंस से संबंधित है तो उसको हम सिंपली EIM से दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए कि वो नीड परसिस्टेंस से संबंधित स्टेटमेंट है तो उसको हम स्मॉल लेटर के EIM से दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए यहाँ पे OD, अगर मान लीजिए OD से संबंधित अनुक्रिया है तो OD का हुआ इंट्रोग्रेसिव ईगो डिफेंस उसमें इंडिकेट करेगा M अपॉस्ट्रोफी /I/। अगर स्टेटमेंट इंट्रोग्रेसिव और ईगो डिफेंस से संबंधित है और OD का है तो ऑब्स्टेकल डोमिनेंस का है तो उसको हम इस तरीके से इंडिकेट करेंगे M अपॉस्ट्रोफी /I/। स्टडी के बन जाने के बाद रोज़ेंज़विग ने सन 1960 में कुछ और चेंजेस इसमें इंट्रोड्यूस किए थे, जो ताकि कि इसका जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसको हम ठीक ढंग से क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने किया, ताकि हम लोग उसको ठीक तरीके से समझ सकें। तो इसके अनुसार जो नीड परसिस्टेंट है वो एक कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव तरीके का अग्रेशन है, यानी कि वो अग्रेशन जो कि एक धनात्मक आक्रामकता के रूप में लिया जाता है। नीड परसिस्टेंस से अर्थ ये है कि जो भी हमें आवश्यकता होती है, आवश्यकता के अनुसार हम कोई एक पॉजिटिव प्रकार का अग्रेशन दिखाते हुए अपने उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। और ईगो डिफेंस जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव या नेगेटिव अग्रेशन के रूप में माना गया है। तो इन दोनों के अतिरिक्त जो ऑब्स्टेकल डोमिनेंस है, इस तरह का जो अग्रेशन है वो इन दोनों के जब ये दोनों ही परिस्थितियाँ नहीं रहती हैं, मतलब जब नीड परसिस्टेंस का यानी पॉजिटिव अग्रेशन नहीं होता है और नेगेटिव अग्रेशन नहीं होता है, तो वो ऑब्स्टेकल डोमिनेंस होता है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है तो दोनों ही प्रकार के, यानी कि जो नीड परसिस्टेंस है और ईगो डिफेंस है, उन दोनों ही प्रकार के रिस्पॉन्सेस को हम या तो अवरुद्ध करते हैं या उनमें कमी लाते हैं, तो हम उसे ऑब्स्टेकल डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। बदलाव किए गए हैं उसके अनुसार जो एक्स्ट्रा अग्रेसिव है, इंट्रोग्रेसिव और इमेग्रेसिव है, वो पहले एक्स्ट्रा प्यूनिटिव, इंट्रोप्यूनिटिव और इम्प्यूनिटिव कहे जाते थे। अब ये तीनों ही टर्म्स खाली ईगो डिफेंस के तीनों दिशाओं को दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऑब्स्टेकल डोमिनेंस का जो टर्म है वो एक्स्ट्रापेडिटिव, इंट्रोपेडिटिव और इम्पेडिटिव किया गया। फिर नीड परसिस्टेंस के जो टर्म्स हैं वो एक्स्ट्रा परसिस्टिव, इंट्रो परसिस्टिव और इम्परसिस्टिव हो गए। साथ ही साथ इसमें दो सुपर ईगो के वेरिएंट्स भी जोड़े गए, जिनको एक्स्ट्रा प्यूनिटिव जैसे ईगो डिफेंस वाले में एक्स्ट्रा प्यूनिटिव मतलब इंट्रो प्यूनिटिव मतलब आई, और इसको जो ये दो वेरिएंट्स और जोड़े गए, इनको DE या DI के नाम से डिनोट किया गया। ये दोनों जो हैं दो वेरिएंट्स जो हैं वो डिनाइल के हैं। डिनाइल मतलब डिनाइल एक्स्ट्रा प्यूनिटिव और डिनाइल इंट्रोप्यूनिटिव। तो इसके हिसाब से जब ये दोनों ऐड होने के हिसाब से अब जो स्कोरिंग है, जो कि पहले 9 की थी, हम लोगों ने पहले की स्लाइड्स में देखा कि हम किस तरीके से 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं स्कोरिंग की, उसके हिसाब से अब ये टोटल कुल मिलाकर के ये 2 डिनाइल वाले जुड़ने से 11 हो गए। सेकंड स्लाइड में जो 11 स्कोरिंग फैक्टर्स हमने पहले आइडेंटिफाई किए हैं कि जो जिनमें बाद में 2 और जुड़ गए, 9 थे पहले जिसमें बाद में 2 और जुड़, उनके डेफिनेशन के बारे में थोड़ा कुछ बताया गया है। तो इन दोनों ही वेरिएंट्स के जो कि टाइप ऑफ एग्रेशन और डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन से निर्मित हैं, उनके जो कुल मिलाकर 11 स्कोरिंग फैक्टर्स होते हैं वो इस तरीके के हैं। तो ऑब्स्टेकल डोमिनेंस में सबसे पहले क्या है, एक्स्ट्रा पेडिटिव या ई अपॉस्ट्रोफी से इसको हम डिनोट करते हैं। इसमें फ्रस्ट्रेशन के जो ऑब्स्टेकल है, जो उसमें अवरोध है, उसको हम सब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंटली पॉइंट आउट करता है कि हमको ये परेशानी, ठीक है। इंट्रोपेडिटिव या आई में हम जो फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्स्टेकल है
वो किसी फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्स्टेकल की तरह से ना लेकर के, वो कुंठा उत्पन्न करने वाले स्थिति या को ना लेकर के, ना समझ करके उसको हम किसी रूप में बेनिफिशियल या हमारे लिए जो कि बहुत ही लाभकारी है उस तरीके से हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सब्जेक्ट जो भी है वो अपनी एम्बैरेसमेंट जो है दिखाए कि भाई मैंने तो इस तरीके का कुछ गलत कर दिया है, दूसरे के फ्रस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है। तो जब हम अपने फ्रस्ट्रेशन को किसी न किसी तरीके से बेनिफिशियल करार देने की कोशिश करते हैं तो वो होता है इंट्रोपेरेटिव। फिर इम्पेरेटिव या जिसको हम एम एपोस्ट्रोफी से डिनोट करते हैं, इसमें फ्रस्ट्रेशन की परिस्थिति में जो अवरोध आ रहा है उसको हम बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज़ कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं, या एक पॉइंट पर हम उसको डिनाई करने लगते हैं कि ऐसा कोई ऑब्स्टेकल है, इस तरीके का कुंठा में कोई तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसको कि कुंठा की सिचुएशन है उसको हम डिनाई करने लगते हैं। फिर दूसरा जो प्रकार है वो ईगो डिफेंस का है। ईगो डिफेंस में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक्स्ट्रा प्यूनिटिव, इंट्रो प्यूनिटिव और इम्प्यूनिटिव है। इसके अलावा एक्स्ट्रा प्यूनिटिव का एक डिनाइल का है जिसको हमने DE से बताया है, और इंट्रो प्यूनिटिव में एक डिनाइल का है जिसको हम DI से डिनोट करते हैं। तो एक्स्ट्रा प्यूनिटिव में जो सब्जेक्ट है वो ब्लेम या हॉस्टिलिटी को किसी व्यक्ति, वस्तु या एनवायरनमेंट के प्रति दिखाने की कोशिश करता है। डिनाइल ऑफ एक्स्ट्रा प्यूनिटिव, जिसको हम कहेंगे डिनाइल एक्स्ट्रा प्यूनिटिव, इस वेरिएंट में जो सब्जेक्ट है वो आक्रामकता पूर्वक ये डिनाई कर देता है कि जो भी दुर्घटना घटी है या जो भी ऑफेंस घटित हुआ है वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा जो है इंट्रोप्यूनिटिव या आई, इसमें ब्लेम जो है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट स्वयं पर लेता है। फिर इसका जो डिनाइल का आई है, इस वेरिएंट के आधार पर सब्जेक्ट जो है वो अपने गिल्ट को या अपने को एडमिट करता है कि हाँ मतलब ये गिल्टी अपने आप को महसूस करता है, बट ये डिनाई करने की कोशिश करता है कि इसके पीछे उसका कोई मतलब कोई ग्रज है या कोई फॉल्ट है। वो इसको एक ऐसे अवांछनीय, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस मानता है कि भाई हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते थे और इसलिए ऐसा हो गया। इम्प्यूनिटिव में या एम, इसमें जो फ्रस्ट्रेशन है वो कुल मिला करके फ्रस्ट्रेशन के लिए जो ब्लेम होता है वो अनअवॉइडेबल माना जाता है कि हम नहीं इससे दूर हट सकते थे, और ये अनअवॉइडेबल है मुख्य रूप से, और जो इंडिविजुअल है वो इसके लिए है। अब बचा जो जिसको हम एक्स्ट्रा परसिस्टिव, इंट्रो परसिस्टिव या इम्परसिस्टिव कहते हैं, जो कि नीड परसिस्टेंस से संबंधित है। तो एक्स्ट्रा परसिस्टिव या स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। इसमें जो है वो फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन जो है उसके लिए एक समाधान जो कि दूसरों के द्वारा एक्सपेक्ट किया जाता है उसको किया गया है। दूसरा जो है इंट्रो परसिस्टिव या इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इसमें सब्जेक्ट के द्वारा कुछ अमेंड्स ऑफ़र किए जाते हैं जिसमें उसमें सेंस ऑफ गिल्ट होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और इम्परसिस्टिव या एम में है कि टाइम या समय जो है वो जो भी सर्कमस्टांसेस उत्पन्न हुए हैं या जो भी ये सिचुएशन उत्पन्न हुआ है वो सामान्यतः समय के हिसाब से उसका कोई ना कोई समाधान प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए पेशेंस और इनके साथ में समरूपता आदि ये कुछ विशेषताएं हैं जो हमें साथ में रख करके इसमें आगे बढ़ना है। तो यानी समय के साथ उसका क्या सल्यूशन हो सकता है उसको देखने के लिए पेशेंटली वेट करने का सिचुएशन में, इस परिस्थिति में वेट करने का सुझाव दिया जाता है। थैंक यू।